हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 20 है और सारे पार्ट्स में देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं, तो सबको रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर 3 में यहां से 20 क्वेश्चन आपका बनेगा ना, 20 पार्ट में 20 क्वेश्चन वगैरह आप लोग देखने को मिलेगा पेपर 3 में। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास को। और हाँ, कल जो है से मैं पेपर 1 का कोर्स आपके लॉन्च किया था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड है। देखिए पेपर 1 तो ऐसे जैसे सीजल के एग्जाम है, आपको एलडीसी वगैरह के लिए चाहे और भी जो एग्जाम होगा जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश जरूर होगा, उसके लिए आप लोग इसको आंख मूंद के परचेज कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा, कोर्स बहुत ही उम्दा लेवल का प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर वगैरह पे, और इसका वीडियो जो है से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनल जो होता क्या है, जो आपका आहार नली होता है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देंगे आपसे कि जो ऐसे एलिमेंट्री कैनल जो होता है से कहाँ तक होता है, ऑर्डर लगाने के लिए आ जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस पर जाएंगे। तो वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल, प्रोटीन का प्रथम जो है पाचन कहाँ होता है? स्टोमक में, ओइसोफोगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर माउथ में? इसका सही आंसर होगा आपका स्टोमक। क्या होगा? स्टोमक, यानी कि सबसे पहले जो पाचन होता है प्रोटीन का वह स्टोमक में होता है। कहाँ पे? स्टोमक में शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। दैट सिंपल। अब यहाँ से देख लेते हैं जो आपको अभी मैं चर्चा कर रहा था कि आखिर होता क्या है एलिमेंट्री कैनल। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल माउथ से लेकर, यहाँ पे डायग्राम वगैरह होगा, या माउथ से लेकर सबसे ऊपर तो माउथ दिख नहीं रहा होगा उसके बाद ओइसोफेगस आ गया तो सेकेंड पार्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड पार्ट। उसके बाद स्टोमक थर्ड पड़ाव आता है आपका। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ नंबर पे आता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर एनएस पार्ट अगर मानेगा तो 6 नंबर में चला जाएगा। एनएस से यहाँ पे सारा फूड मटेरियल जो है से आपको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑर्डर होता है माउथ से लेकर। प्रथम में माउथ हो गया, ओके, सेकंड में आपका ओइसोफोगस हो गया, जिसको आप लोग फूड पाइप बोलते हैं, ओके, ये वाला। और उसके बाद स्टोमक, फिर उसके बाद लगा लीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका एनस चला जाएगा। तो ये कुछ पार्ट होते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है, तो यही स्टोमक में जो है प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन होता है। अब प्रोटीन वगैरह में पचाने में कौन सा एंजाइम वगैरह लगता है, थोड़ा सा अभी आगे थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मिल जाएगा आगे। स्टोमक एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है से हार्मोन या एक बोल सकते हैं एक तरह का जूस जो है से सीक्रेट करता है, जिसको आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जूस बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, जो कि करता क्या है, जैसे कि भोजन वगैरह में आप लोग अगर कुछ गंदा चीज़ खा लिए, ओके, या कीड़ा मकोड़ा का चला गया, तो उसको एसीएल एसिड मार देता है। बात समझ में आ रहा है? तो एसीएल है, ओके। और इसको और एसीएल अगर डायरेक्ट अगर स्किन पे आपका पड़ जाए ना, तो आपका स्किन जला देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको मालूम होगा। तो क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरह से घुमा से पूछते हैं कि जो आपका पेट में एसिड जो उत्पन्न होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, या पीएच पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ब्लू को रेड कर देगा। क्या एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो एसिडिक नेचर का है तो ब्लू को रेड कर देगा। इसका पीएच मान देखिएगा, ओके, 1.2 होता है। क्या होता है? 1.2 होता है। और ये एसीएल पेट में आखिर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? तो उस पर म्यूकस वगैरह होता है इसमें, ओके, और ये बहुत सारा आपको जूस वगैरह निकलता है, जिसको इसका जो एक्टिविटी है, ओके, उसको कम कर देता है रिएक्टिविटी को, ओके। और सिर्फ वगैरह जो इसका फंक्शन है बैक्टीरिया वगैरह को किल करना, वही करता है, ओके। तो 1.2 याद रख लीजिएगा ना, या पीएच होता है। पीएच स्केल सोरेनसेन के द्वारा डेवलप किया गया था। 0 से लेकर 14 तक वो स्केल होता है पीएच स्केल ना, तो याद रख लें। आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया स्टोमक, ओके। चलिए, भोजन का पाचन जो है अलग अलग देखिएगा, मुंह से ही शुरू हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। बोला जा रहा है कि बाइल जूस आपको लीवर से सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन यह है, बाइल जूस जो है से भोजन में आपको जो खाते हैं तो आपको मिलता है, तो सर्वप्रथम रिसीव किस पार्ट में होता है? ओके, एलिमेंट्री कैनल के किस पार्ट में? बताया था ना, एलिमेंट्री कैनल माउथ हो गया, ओइसोफेगस हो गया, उसके बाद स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर एनस हो गया। तो ये सारे पार्ट में किस पार्ट में जो है से आपको बाइल जूस देखने को मिलता है? इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस से सीक्रेट होता है, आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाइल जूस सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे देखिए लीवर इसको सीक्रेट करता है। क्या करता है? लीवर इसको सीक्रेट करता है, और यह जो है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ओके, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इसको याद रखिएगा, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। आइए थोड़ा सा बताते हैं।
वही डायग्राम फिर से है, देखिए यही लीवर है आपका बॉडी। अब चलिए, यही बाइल जूस है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है ना लीवर, और यही जो बाइल जूस है सीक्रेट होता है आपका देखिए गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होने के बाद, यानी कि उत्पन्न होने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, आपको मालूम होगा, स्टमक से तो बता ही दिया अभी, HCl वगैरह निकलता है, ठीक है। तो ये सब होता है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन याद रख लीजिएगा, इसमें ना भोजन का पूर्ण पाचन यानी कि कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है भोजन का, ठीक है। और वाटर वगैरह जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर वगैरह वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, बताया था ना कि वाटर वगैरह जो होता है फूड से, वो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, अवशोषण वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, याद रख लीजिएगा। नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका, लेकिन ये स्मॉल होता नहीं है, यह 6 से 7 मीटर लंबा होता है, लंबा होता है यह, ठीक है। स्मॉल नाम इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसका नली पतला होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का आप लोग लेंथ देखिएगा तो लगभग 1.2 से लेकर या 1.2 से लेकर 2 मीटर तक ये आसपास इतना ही होता है, ज़्यादा इतना नहीं होता है, इतना मीटर ना, सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है, क्लियर। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे चर्चा करता हूँ। जो आप लीवर देख रहे हैं, यहाँ पे लीवर देख रहे हैं, ये आपका बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। लियो तुलान हो गया ना, ई होता है उसमें तो देख लियो ने सिंह होता है ना शायद, या लिब्रा मतलब तुला होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ से तो क्या बात कर रहा था, यह जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है कौन? लीवर। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg, यानी कि लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है। ब्रेन का 1350 होता है, आपका जो ब्रेन होता है उसका 1350 ग्राम वेट होता है, ओके। यह लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट इंटरनल ऑर्गन बोले यानी कि बॉडी के अंदर ही, तो वो आपका पीनियल ग्लैंड आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पीनियल ग्लैंड, याद रख लीजिएगा, पीनियल ग्लैंड। और अगर लार्जेस्ट अगर एक्सटर्नल ऑर्गन पूछ दे तो आपका स्किन आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है, मटर के दाने पर का होता है, 0.5 ग्राम वेट होता है मात्र इसका, ठीक है। तो समझ लीजिए कितना है, कितना परसेंट कम होगा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट में, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि अगर बोल पूछेगा आपको बाहरी ऑर्गन या ऑर्गन बोलेगा, ओके, तो आप लोग स्किन लगा लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन सारा चीज़ हो चुका है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपसे पूछते हैं ना, चलिए हो गया पीनियल ग्लैंड। और आप लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। बोला जा रहा है कि वह कौन सा एंजाइम होता है जो प्रथम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, पाचन नली में सर्वप्रथम जो है कौन सा एंजाइम जो है मिक्स होता है? पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन? क्या आंसर होना चाहिए? अलग अलग देखिएगा, एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। एंजाइम क्या होता है डायरेक्ट अगर आप पूछ दे तो बता दूंगा, रुकिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करने दीजिए। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इसका आंसर होगा अमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज या एमिलेज बोलिए, जो ही बोलना है। यह पाचन नली में मिलने वाला, मतलब भोजन में मिलने वाला प्रथम एंजाइम होता है, क्लियर, एमाइलेज। चलिए, एंजाइम जो होता है ना बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसके दर को बढ़ा देता है, ओके, दर को बढ़ा देता है। यानी कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग इन एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है, कोई चेंज वगैरह नहीं करता है, बस रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया एमाइलेज। थोड़ा सा ना इसका पता कर लेते हैं कि सबका फंक्शन क्या क्या होता है। देख लीजिए, कुछ कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंजाइम वगैरह, हार्मोन बोल दिया सॉरी, एंजाइम वगैरह देख लीजिए और क्या क्या इन लोगों का फंक्शन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देख सकते हो कि बहुत सारा आप लोग खाना वगैरह खाते हैं, जैसे कि राइस वगैरह हो गया, पोटैटो वगैरह, ब्रेड वगैरह, तो ये सब में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए फंक्शन होता है आपका एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज वगैरह होता है, ओके। तो सुक्रेज जो है इसमें आइसो माल्टेज होता है, ओके, माल्टेज या फिर लैक्टेज इस पर काम करता है और उसके बाद इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर यही जो है आपका जो ग्लूकोज है से आपका बॉडी ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करके क्या देता है? एनर्जी देता है, जिसको आप लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन, सांस लेना, उसमें अंतर है। C6H12O6 यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यही जब आपके रिएक्शन होगा तो क्या देगा? तो उसको O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एनर्जी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, तो ये रेस्पिरेशन होता है। तो ये सारा काम हो गया, तो यहाँ पे एमाइलेज काम करता है, ठीक है, इसको मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, क्लियर।
अब देखिए आता है दूसरा नंबर में प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन वगैरह, पल्सेस वगैरह जो खाते हैं उसमें प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिसको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए जिसमें इसको तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन सुपर इंपॉर्टेंट है ना। आपका जो एंजाइम पेप्सिन है, पूछता है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम लगेगा, तो पेप्सिन होता है। ओके, तो यही पेप्सिन होता है। और यहाँ पर ट्रिप्सिन वगैरह भी देखिए कभी कभी मिल जाएगा आपको। तो पेप्सिन आखिर करता क्या है? तो पेप्सिन जो होता है सिर्फ प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, या सिंपलर आप लोग बोल सकते हैं पेप्टाइड्स वगैरह में तोड़ देता है। तो यही एमिनो एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड होता है कौन होता है? बताया था ग्लाइसिन। याद है कि भूल चुके हैं? ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट आपका एमिनो एसिड होता है। इससे छोटा एमिनो एसिड अब धरती पर कोई नहीं है। उसके बाद आता है फैट, ठीक है। तो फैट खा के ज़्यादा फैट नहीं होना है ना, तला भुना ज़्यादा कम, मतलब तला भुना ज़्यादा, मतलब तला हुआ खाना मत खाया कीजिए, ठीक है, ज़्यादा। नहीं तो फैट ज़्यादा खाइएगा तो फैट हो जाइएगा। वो फैट नहीं है, फैट्स है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, इसको अगर तोड़ने में जो एंजाइम काम करता होता है लाइपेज। सुपर इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है सीजल की कहानी क्या है? लाइपेज में क्या कहानी पता है? नहीं है ना, थोड़ा सा ना लेवल हाई करके पूछेगा, यही कहानी है इसका। तो फैट्स क्या करता है? लाइपेज इस पर रिएक्शन करेगा एंजाइम, इसको क्या कर देगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। क्या करेगा? ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ये यही ग्लिसरॉल है जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट भी बनता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ मेरे मुख से निकलेगा तो समझिए कि एक एक जो बात है उसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुना कीजिएगा मेरा लेक्चर को, ठीक है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया एमाइलेस। बाकी सारी चीज़ तो आप लोग देखने को मिलेगी, पेप्सिन वगैरह। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गैसेज एक्सचेंज इन अमीबा? अमीबा का नाम सुने हैं? क्या सुने हैं? अमीबा का नाम सुने होंगे। ओके, तो यह एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके बारे में आपको पता होगा। अभी फिगर दिखाऊंगा तो खुश हो जाएगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गैसेज एक्सचेंज इन अमीबा? तो अमीबा में गैसेज एक्सचेंज जो होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है? ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन? किस में होता है? तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस है। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। प्रासरण को छोड़िए, अभी मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करता है, इसको मैं अलग से आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये आंसर अभी फॉर द टाइम जान लीजिएगा, डिफ्यूजन होगा। क्या हो गया? डिफ्यूजन होगा। और आइए थोड़ा सा अमीबा के बारे में ज़्यादा चर्चा करना है, तो अभी अमीबा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए अमीबा में डिफ्यूजन सिंपली प्रोसेस क्या होता है ऐसा बताते हैं। जैसे कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ या द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स और गैसेस विथ मतलब विद देयर ऑन, यानी कि खुद ब खुद अगर मिल जाता है लिक्विड में, लिक्विड दो लिक्विड या दो गैस आपस में, तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। विसरण, ओके सॉरी। तो क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि वाटर वगैरह है, इसमें वाटर है, उसमें आप लोग इंक डाल दिए तो क्या हो गया? इंक आप लोग डाल दिए तो धीरे धीरे आप पूरा इंक फैल जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो यही सारा जो O2 गैस है ना, जिसमें कोई ऐसा हम लोग जैसा फेफड़ा वगैरह नहीं होता है कि इन लोग जैसे सांस वगैरह ले सकता है, तो इन लोग सिंपलर जो बॉडी जो होता है, जो आउटर सरफेस जो होता है एयर कॉन्टेक्ट में रहता है, तो इससे ऑक्सीजन धीरे धीरे इसके अंदर रिस जाता है, उसको डिफ्यूज करना कहते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाता है? इन लोग के बॉडी के अंदर डिफ्यूज कर जाता है, रिस जाता है, समझ गया? विसरण हो जाता है उसका, ओके ना। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है से पता हो, कोई भी सेल जो है से अगर O2 लेता है तो उसका रेस्पिरेशन के बाद CO2 रिलीज होता है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है वही प्रोसेस के द्वारा। तो सिंपल जो है से प्रोसेस यूज होता है डिफ्यूजन का अमीबा में। अमीबा के अलावा भी कोई जीव है क्या कि जहाँ पे डिफ्यूजन यूज होता है? तो जी हाँ, अमीबा के अलावा एक याद रख लीजिएगा, प्लेनेरिया और पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम का नाम सुने होंगे ना, तो पैरामीशियम अगर सुने हो सो, और प्लेनेरिया जीव 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा सा, ओके। तो वो सारे जो जीव हैं वो क्या होता है? वह जो होता है से आपका उसमें आपका डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक चीज़ बताते हैं, जैसे देखे होंगे कि अमीबा, जैसे यहाँ पे इरेज करूँ, चलिए अमीबा का देख रहे हो कि यहाँ से जैसे इन लोगों को जब कोई खाना वगैरह पकड़ता है ना, तो देखिए फूड वगैरह यहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो इसको ना इन लोग अपना फॉल्स फिट बना लेता है। ऐसे क्या बनाता है? फॉल्स फिट बना लेता है, और इस फॉल्स ताकि भोजन को ट्रैप कर सके, और इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पी से नाम स्टार्ट होता है। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, स्यूडोपोडिया के हेल्प से इन लोग क्या करता है? अपना भोजन को प्राप्त करता है। क्लियर? चलिए और कुछ, और हाँ, इसमें क्वेश्चन अगर पूछ दें कि अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है किससे होता है, तो बाइनरी फ्यूजन होता है ना, बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन नहीं बोल रहा हूँ सन का एनर्जी वाला, फ्यूजन है टूटना। आंसर हो गया डिफ्यूजन।
रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, रेस्पिरेशन और बॉडी में थोड़ा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा अंतर है। नॉर्मली जो आप लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, मतलब हवा अंदर लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक बोल सकते हैं केमिकल प्रोसेस होता है और इसमें एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि इस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बॉडी में जब ग्लूकोज वगैरह बनता है C6H12O6, 12 हो जा, इरेज करने दीजिए भाई, आंसर डिफ्यूजन हो गया। C6H12O6 क्या बात किया, C6H12O6 होता है। इसके बाद O2, अगर यहाँ 6O2 होता है, इसको बैलेंस करके लिखेंगे 6। अब देखिए थोड़ा सा बैलेंस करके भी थोड़ा आगे पीछे करके दे सकता है आपको ना, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, सीजल के एग्जाम में थोड़ा सा लेवल रहेगा भाई, ठीक है। बार बात करता हूँ, तो यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O जो है से आपका निकलता है, प्लस में एनर्जी भी निकलता है ना, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकलता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको आप लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। बात समझ में आ चुका होगा, सारा चीज़ आपको डिटेल में समझा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स में कुछ बताइएगा, प्रॉब्लम आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शर्माना नहीं है कि मुझे इस चीज़ समझ में नहीं है, कोई चीज़ समझ के चलिए, हर एक चीज़, ओके। और देखिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हर एक पार्ट को रिवाइज कीजिए आप लोग का, खासकर पेपर 3 के लिए ना, पेपर 3 और पेपर 2 आप लोग जो है ना ऐसे ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि इसमें आपका मेरिट बनने वाला है और साइंस से 20 क्वेश्चन आने वाला है। और साइंस और कंप्यूटर साइंस तो देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन मतलब इतना अच्छा से मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, ओके। इसको देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। तो चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भरोसा तो लोग करते नहीं है जल्दी, चलिए कैसे भरोसा करें, जो आदमी पहचान में है तब तो। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ग्रुप आप दिया हुआ है तो उसमें आपको चूज करना है कि जो अपना मॉइस्ट स्किन से उन लोग क्या करता है, ब्रीथ करता है, यानी कि सांस लेता है, गैसेस एक्सचेंज करने की बात हो रहा है। फिश और फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, लीच एंड अर्थवॉर्म और फिश एंड अर्थवॉर्म, क्या होना चाहिए। तो देखिए आप लोग के लिए यहाँ से तो अगर थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन पता होगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। फिश सांस किससे लेती है, तो गिल्स से, इन लोगों में गिल्स पाया जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हट गया और ऑप्शन नंबर डी हट गया, दोनों हट गया। अब बचा फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म और लीच और अर्थवॉर्म। आप लोग को थोड़ा सा अगर याद होगा, लीच वगैरह के बारे में थोड़ा सा कभी चर्चा किया था, ओके, और कॉकरोच वगैरह के बारे में, ठीक है। इन लोग का स्पाइरेकल्स होता है, क्या होता है, स्पाइरेकल्स होता है इन लोग का सांस लेने के लिए, क्या होता है, स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स, याद आ रहा है कुछ, तो स्पाइरेकल्स इन लोग सांस लेता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा फ्रॉग हो जाएगा और हो जाएगा अर्थवॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉग और अर्थवॉर्म हो जाएगा। मेढक और अर्थवॉर्म, केचुआ जो है से सांस लेता है, दोनों यही दो जीव हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये दो जीव होते हैं जो कि अपना मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। ये आपका एम्फीबियन में आता है ना, एम्फीबियन समझते हैं ना, जो पानी में और स्थल पर दोनों पर रह सकता है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म होता है। चलिए आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए आपसे पूछेंगे कि कॉकरोच वगैरह सांस, अभी एक रुकिए क्वेश्चन आएगा, चाहे जान लीजिए कॉकरोच वगैरह जो होता है से स्पाइरेकल से सांस लेता है ना, इसको याद रख लीजिएगा। लीच मतलब जू होता है, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, इसे तो बोल ही रहा हूँ हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है निम्न में से जिसका जो हृदय होता है 3 कोष्ठक होता है उसमें, फिश, लिजार्ड, पिजन या फिर लायन, क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चर्चा करते हैं ना। देखिए जो मैमल्स होते हैं, क्या होता है, मैमल्स होते हैं, मैमल्स समझते हैं ना, जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। मैमल का कुछ आइडेंटिफिकेशन मालूम है। मैमल्स का एक आइडेंटिफिकेशन तो ये होता है कि उन लोग देखिएगा, उन लोग में दूध ग्रंथि पाया जाता है, दूसरी बात उन लोग का कान बाहर होता है, ईयर, ठीक है। तो सबका कान, जितना भी मैमल्स होंगे उनका कान बाहर होता है। चमगादड़ देखते हैं, वह एक पक्षी नहीं है, वह मैमल है ना, बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ तक आप लोग जानते होंगे ब्लू व्हेल के बारे में ना, ब्लू व्हेल के बारे में, वह एक मछली नहीं है, सब कोई ब्लू व्हेल को, सॉरी डब्ल्यू से लिखाएगा, ब्लू व्हेल जो है मछली नहीं है, वह एक मैमल है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसका क्या आंसर होना चाहिए, जितने भी मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स, तो मैमल्स और बर्ड में 4 जो होता है चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ से शेर और कबूतर तो कट गया, ठीक है, इन लोग में 4 होता है। मछली में 2 चैम्बर्ड होता है, क्या होता है, हार्ट में 2 चैम्बर्ड होता है। छिपकली में क्या होता है, छिपकली में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लियर, इसको याद रख लीजिएगा। अब जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा भी लिजार्ड
उसके बाद फ्रॉग, और उसके बाद हो गया एक होता है स्नैक। तो स्नैक, लिजार्ड और फ्रॉग तीनों में जो है से 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अभी 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या होता है, तो 2 देखिएगा आर्टियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है ना। क्या होता है, 2 आर्टियम और 1 वेंट्रिकल होता है। ध्यान से देखिएगा, आर्टियम और वेंट्रिकल आप लोग पढ़े होंगे ना, देख लीजिएगा, जिनको हिंदी मीडियम होगा वाला देख लीजिएगा अपना, ठीक है। 2 आरटीएम होता है और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, यही होता है इसमें। अगर पूछ दें 3 में कितना आरटीएम कितना वेंट्रिकल, उतना अंदर तो मुझे नहीं लगता है जाएंगे, लेकिन आपका नॉलेज के लिए कम से कम पता होना चाहिए भाई। 2 आरटीएम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको। तो 2 आर्टियम 1 वेंट्रिकल होता है। स्नैक, लिजार्ड और फ्रॉग तीनों के तीनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। मछली में 2 होता है, छिपकली में 3 होता है, जो कि यहाँ छिपकली लिख चुका हूँ, लिजार्ड वगैरह। कबूतर और शेर में 4-4 चैम्बर हार्ट हो जाएगा। ह्यूमन वगैरह में सारा देखिएगा तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, मालूम होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो जितने भी मामला होता है सबका हो गया आपका 4 होता है, और बर्ड्स में आंसर हो गया लिजार्ड, छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू कॉल द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। बोला जा रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन को रखा जाता है, ठीक है, उपस्थिति में कोई वर्णक्रमीय रेखा को रखा जाता है, तो कई घटकों में जो है विभाजित हो जाता है। जैसे कोई एक ऐसे देख लीजिएगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन वो होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, उसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए, क्या किए, इसको स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, तो ये देखिएगा सेवरल कंपोनेंट में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, सेवरल कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है। इसी इफेक्ट को आप लोग जीमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और यह क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में, ठीक है। तो यह जीमन इफेक्ट है। क्या है, जीमन इफेक्ट, इसको याद रख लीजिएगा, ओके। एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है से बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन में, ओके, डिवाइड हो जाता है, इसको आप लोग जीमन इफेक्ट के नाम से जानिएगा। क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे देखिएगा, अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम या भी छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आंसर हो गया आपका जीमन प्रभाव, ओके। चलिए, इस तरह देख सकते हैं आप लोग, एक स्पेक्ट्रल लाइन वगैरह होता है ऐसे, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये होता है जीमन इफेक्ट। एक यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आपसे ना। डोमिनो इफेक्ट, या डोमिनो इफेक्ट होता है क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ना, कोई आप एक दिन कुछ चेंज किए, क्या किए, एक चेंज किए, तो वह चेंज जो है आपका कंजुकेटिव बन जाता है, यानी कि अलग अलग चेंज होता है। जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि जैसे देखे होंगे बहुत सारा ताश के पत्ते वाला देखे होंगे ना, ऐसा ताश के पत्ता वाला जब लगाया रहता है, एक ताश के पत्ता को हिलाता है तो सारा ताश का पत्ता गिरने लगता है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट्स देख रहे हैं ना भाई, देखा कीजिए कभी कभी टाइम निकाल कर, कुछ कुछ नॉलेज वगैरह मिलता रहना चाहिए। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ से एक इसको गिराया, क्या हुआ, एक को ढकेला, तो सारा जो है इसमें धीरे धीरे इसको धक्का लगा, तो धीरे धीरे सारा गिरने लगा। तो ये सारा इफेक्ट होता है। जैसे आज आपने अपना बेड को मोड़ा, क्या किया, आज आप बेड को मोड़े, ठीक है। अगर सोने के बाद आपने बेड को मोड़ दिया, सोने के उठने के बाद आप लोग जैसे बेड को मोड़े, इसका मतलब है कि वो आपका आदत में है, तो ऐसा चीज़ होता ही है। आप लोग अगला दिन भी अगर सो के उठिएगा तो बेड मोड़िएगा। ये आपका डोमिनो इफेक्ट में कहा जाता है ना, कि इसको डोमिनो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें होते हैं साइंस में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और बाकी मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिएगा, यहाँ पे जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका असाइन टेस्ला होता है ना। क्या होता है, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का असाइन टेस्ला होता है, इसको याद रख लीजिएगा। कभी भी कोई भी अगर फील्ड का नाम आसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसको याद रख लीजिएगा, मतलब सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल, नाम तो सुने होंगे, जो कि मोजले जी के द्वारा तैयार किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। जो आपका देखे होंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, वह एटॉमिक मास पे था, यानी कि ए पर, और अभी किस पे है, जेड पर, ठीक है। तो ए से जेड तक आप लोग मूव कर गए, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मोजले तैयार किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 118 एलिमेंट है। अब बोलिएगा कि सर क्वेश्चन तो डिस्कस कर दीजिए, तब डिस्कस कीजिए, पहले ही इतना सारा चीज़ बता दिए, इन्फॉर्मेशन माइंड से निकल जाता है। द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय। आप लोगों को पता होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, हैलोजन क्या होता है, चर्चा किया था ना। हैलो मतलब होता है साल्ट, और जेंस मतलब प्रोड्यूसर, यानी कि साल्ट का प्रोड्यूसर। तो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को आप लोग हैलोजेंस बोलते हैं। और हाइलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, मेटल्स और जो आप लोग देखते हैं, वह किसके द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है, क्या बोला जाता है, किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, रेयर अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस या फिर नोबल मेटल्स। नोबल गैसेस और नोबल मेटल्स में अंतर है ना, एक गैस है ही मेटल्स है, दोनों से कन्फ्यूज मत कीजिएगा। कन्फ्यूजन हो रहा होगा तभी डिस्कस कर दूंगा, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स। जो ग्रुप ज़्यादा चिल्लाने से कहा जाता है गला बैठ जाता है, नहीं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए नोबल गैसेस। क्या होना चाहिए? नोबल गैसेस। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आप लोग नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप तो नोबल गैस बताए, इनर्ट गैस बताए ही नहीं। तो इनर्ट गैसेस भी इनको बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन मेटल्स आते हैं इसमें? आइए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। ये सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका है, जिसमें 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स है ना, 7 पीरियड्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड्स एंड वर्टिकल लाइन को ग्रुप्स कहा जाता है। तो यही सारा है, देख लीजिएगा। यह अल्कली मेटल है, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से अल्कली मेटल है। इसको आप लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ से ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 यही ग्रुप हो जाता है सारा, ठीक है। तो यही सारा ग्रुप हम लोग 17 के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन यही आता है इसमें। तो आपसे पूछा जा रहा था कि यही है कि आप लोग जो यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है जैसे कि हीलियम, लिथियम वगैरह, पोटेशियम देखने को मिल रहा होगा, इधर मैग्नीशियम वगैरह, वह किसके द्वारा सेपरेट होता है? तो बीच में पड़ता है इसके, अब इधर तो बीच में नहीं होगा, तो यह हैलोजेंस इसको लिया गया है कि हैलोजेंस के द्वारा इन लोग सेपरेट होता है। इस तरह से यहाँ से देखिएगा, इसके बाद ये आता है ना। तो ये सारा आप लोग देखिएगा इसके द्वारा सेपरेट रहता है। क्लियर? यही होता है। और कुछ डिस्कस करने की बात है? ठीक है, तो ग्रुप 1 को याद रख लीजिएगा, अल्कली मेटल बोलते हैं। अब इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या था? एक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो ग्रुप 18 हो गया। नोबल मेटल्स क्या क्या होता है? देखिए, नोबल मेटल्स अगर हम देखिएगा तो जो इधर आप लोग देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट्स और कुछ कुछ ए ब्लॉक का, ठीक है। तो वो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आते हैं ना, तो याद रख लीजिएगा। तो डी ब्लॉक में जो 2 एलिमेंट है, जैसे कि एक एसी और स्कैंडिनियम और वाई जो है, ठीक है, एटीएम जो है, तो वो 2 एलिमेंट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना और इरेज भी करते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। ये जो 2 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, स्कैंडिनियम और जो एटीएम जो होता है, 2 एलिमेंट इसका, ठीक है, और 15 एलिमेंट यहाँ से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ से लेकर 15 और यहाँ से लेकर 2, यही टोटल जो 17 है ना, यही आपका जो है से क्या होता है, यही आपका नोबल मेटल्स में आता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये सारा यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स वगैरह दिख रहा होगा आपको, ओके। इधर से डी ब्लॉक होता है और यहाँ से ए ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक का स्कैंडिनियम और एटीएम जो है 2 एलिमेंट, और बाकी लेंथेनियम और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट इसको बोला जाता है। तो यहाँ से 15 एलिमेंट इसका, ठीक है, लेंथेनाइट का। तो टोटल मिला के 17 जो आपको देखने को मिलेगा नोबल मेटल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखें, ओके। चलिए, याद रखिएगा भाई सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करने का मतलब है कहीं पे आपने फोर्स लगाया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं पे आपने फोर्स लगाया तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को डिस नहीं लिखते हैं, आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, याद आ रहा है? इसको बोला जाता है आपका वर्क डन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, किया गया कार्य। जैसे कि आप लोगों को कभी कभी बोलता भी है, ठीक है, कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, 10 kg मान लेते हैं कि आप 10 kg कब सर पे लेके, ठीक है, 10 kg कोई सामान वगैरह जो है, ठीक है, सर पे लेके घूम रहे हैं, एक चक्कर में आप कितना कार्य किए? कुछ नहीं किए भाई, आपका जीरो हो गया कहानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, यानी कि जहाँ से आए थे वहीं शुरू कर गए। इसीलिए मैं तो मतलब मेंस लोग कहते रहते हैं वुमेन को कि आप लोग घर में बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं। तो लोग साइंस का लॉजिक लगाते हैं कि आप लोग घर में बैठे बैठे कहीं जा नहीं रहे हो, जिसका मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो। तो साइंस भी इसको नहीं समझता है कि आप लोग एक ही जगह पे है तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर किडिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, मजाक के लिए आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। ऐसा जनरली होता है, मेरे पापा भी मम्मी को बोलते रहे तुम घर कर क्या रही हो घर में दिन भर, ऐसे होते रहता है।
तो ये आपका हो गया वर्क। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तब तक उसको वर्क डन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी होता है ना, अगर वहाँ जहाँ गए और वहीं पे आ गया तो आपका जो है वर्क डन बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए जीरो हो जाता है, इसी आपको याद रखिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा, इसलिए तो ये एरो से डिनोट किया था इसको ना। चलिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, आप लोग को पता होगा, ओके। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, क्या बोलते हैं, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम होता है ना, इम्पल्स आवेग। और पावर होता है P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पेट आपको बताया था, याद होगा, पेट, PET पेट, ठीक है। तो इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, अगर पूछ दें तो न्यूटन सेकेंड, और पावर का होता है वाट, जो कि जूल, या देखिए एनर्जी क्या होता है जूल, और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या वाट होगा ना, तो वाट को W से डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि बार बार चर्चा करता हूँ, 1 किलो वाट आवर, क्या 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर जिसको घर में आप लोग बिजली आता है ना, तो जिसको 1 यूनिट बोलते हैं उसी को 1 किलो वाट आवर बोलते हैं, ओके। अब यह होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, जिसको आप लोग मेगा जूल भी बोल सकते हैं। तो यही 1 यूनिट बिजली आता है आपके घर में, तो वह 1 किलो वाट आवर होता है। तो कभी भी किलो वाट आवर अगर पूछ दें तो यह जो है से आपका एनर्जी का यूनिट होता है, न कि पावर का। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है लोगों को, तो कंफ्यूज आप लोग न रहें, ठीक है। तो किसका यूनिट है, ये यूनिट है आपका पावर का, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग को, सॉरी, एनर्जी का यूनिट है पावर में टाइम से मल्टीप्लाई है, वाट और किलो वाट सेम चीज़ है, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई है, तो पावर इंटू टाइम क्या आता है, पावर इंटू टाइम एनर्जी आता है। कुछ कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, अभी रुकिए, अभी नहीं जाएंगे यहाँ से। एक है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं। देखिए आप लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो जो कि बोलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, जो कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू मा होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, F इक्वल टू बोलते हैं dp बाई dt, क्या बोलते हैं, dp बाई dt बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स आता है, और अल्टीमेटली यही जो होता है आपको क्या देता है, यही जो होता है आपको F इक्वल टू मा, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई सेल है, क्या है, कोई सेल है, जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे सेल को निकाल दिए, बहुत सारा सेल इसमें मान लेते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से निकाल दीजिए, क्या दिए, और यह जो है पुनः जो है अपना एक बॉडी यानी कि एक्वायर करके पुनः जो है इसी के जैसा बन गया, क्या बन गया, इसी के जैसा बन गया, ऐसे जैसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी के जैसा बन गया, क्या बन गया, या इसी के जैसा जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसको आप लोग कहते क्या है, बात समझ में आ गया। एक सिंगल सेल जो होता है एक नया सेल में कंप्लीट बन जाता है, ठीक है, बेस व्यक्ति या सॉरी वयस्क व्यक्ति अगर बन जाता है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग टोटी पोटेंसी, क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। पोटेंशियल मतलब समझते हैं ना, क्षमता होता है, तो इसको टोटी पोटेंसी वगैरह के नाम से आप लोग जानते हैं। प्लूरोपोटेंसी होता है कि एक सेल वगैरह 3 सेल वगैरह में वहाँ डिवाइड हो जाता है ना, तो उसको आप लोग प्लूरोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन वगैरह आप देखे होंगे, किसी का उंगली वगैरह 5 हो जाता है तो अब म्यूटेशन का कहानी हो जाता है, ओके, तो वो सब म्यूटेशन बोला जाता है। क्लोनिंग प्रोसेस होता है कोई सेल का यूज करके उसी के जैसा कोई नया सेल वगैरह बना देना, जैसे डॉली आप लोगों को पता है ना, डॉली जो था से फर्स्ट क्लोन था, आपको पता है ना, पहला क्लोन कौन था, तो डॉली, एक भेड़ था, वो क्या था, भेड़, सिप, ठीक है, 1996 में इसको क्लोन किया गया था डॉली को, ठीक है। चलिए ये सब कुछ होता है। आंसर आपका टोटी पोटेंसी हो गया, ये भी आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है, कोई सीजीएल का 2020 या 21 का ही एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। टोटी पोटेंसी इज द आंसर। एक सेल, एक नया सेल, आप लोग सेल को डेवलप होकर एक नया पुनः जो है बॉडी एक्वायर कर लेगा कंप्लीट, ठीक है, तो व्यस्त व्यक्ति बन जाएगा, समझ लीजिएगा। इंडिविजुअल है तो व्यक्ति में कोई जरूरत नहीं है कि आपका इंसान ही होगा, कोई भी सेल हो सकता है उसका, यही सारा हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ से एक प्लैंटेट है, उसका कुछ कुछ पार्ट यहाँ से एम्ब्रो लिया गया है, इसे समझा दिया हूँ आपको, ठीक है, एम्ब्रो वगैरह, तो अर्ली एम्ब्रो वगैरह सेलस वगैरह बना, उसके बाद वो सारा ट्रांसफॉर्म होकर देख लीजिए कंप्लीट एक तरह का बन गया, तो बन गया ना। तो इस सेल से कंप्लीट जो है एक पूरा इंडिविजुअल बन चुका है, एक वयस्क बन चुका है, इसी को आप लोग टोटी पोटेंसी के नाम से जानते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स साल्ट, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स का साल्ट है, एपोस्ट्रोफी है ना, यूज देख लीजिएगा। तो एलिमेंट साल्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट साल्ट्स आर मोस्ट सोल्यूबल, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट का साल्ट जो होता है सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम, क्या होना चाहिए आंसर, हिंट दो आपके लिए। हिंट यही है कि
क्या दो हिंट, या हिंट है कि यह पानी में भी आग पकड़ सकता है। तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। सोडियम देखिए पानी में भी आग पकड़ लेता है ना, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसका आंसर भी सोडियम होगा। सोडियम से साल्ट कैसे बनता है? क्या होता है? सोडियम से साल्ट कैसे बनता है? जैसे आप लोगों को मालूम होगा, कोई एक क्षार ले लीजिए, क्षार मतलब बेस, और कोई एक एसिड ले लीजिए, जो कि यहाँ पे HCl एसिड में लेना उचित, वही लूँगा, उसी से बनता है ना। ऐसे तो आप लोग नॉर्मल भी देखते होंगे कि जो सी वाटर होता है उसको गर्म करके भी आप लोग जो है से इवेपोरेशन से भी आप लोग साल्ट निकाल लेते हैं, बाद में प्यूरिफिकेशन किया जाता है। EB से बनता है NaCl बन जाएगा, आप क्या साल्ट बन गया NaCl, जिसको आप लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और H2O बाहर निकल जाता है, जिसको एक क्या बन गया? एक साल्ट बन गया। इसको आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि एक उदासीन बन जाता है साल्ट। तो साल्ट जो होता है से देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, पानी वगैरह में देखिएगा कोई लिक्विड में बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होता है। आप लोग नमक घुले हैं ना, तो नमक जो है घुलते हैं तो तुरंत घुल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, जबकि चीनी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उसका साल्ट वगैरह जो है ना, सोडियम का जो साल्ट है, जो कि NaCl है, बहुत ही जल्दी घुल जाता है। तो यही आपसे बात किया जा रहा था, ओके, इसको याद रख लीजिएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, याद रख लीजिएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, और ओस्मियम जो है डेंटेस्ट एलिमेंट है ना, सबसे भारी धातु, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और सोडियम आप लोगों को बता दिया, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पानी में भी आग लगा देता है। पोटेशियम जो है इसका, यहाँ केरोसिन ऑयल के लिखा हुआ है। पोटेशियम का सिंबल के होता है ना, सोडियम का सिंबल N होता है, नाइट्रियम, और इसका के से कैलियम होता है ना। चलिए, तो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम जो होता है से ये जो से सबसे क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट है, याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर पूछे आपसे कौन है, तो वह पोटेशियम ही है, ओके। और सबसे लिस्ट में आपका गोल्ड और प्लेटिनम आएगा। कौन आएगा? गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड का सिंबल होता है AU ना। गोल्ड एंड प्लेटिनम सबसे जो है से कम अभिक्रियाशील हैं, ठीक है। आंसर हो गया आपका सोडियम का साल्ट वगैरह, ठीक है, जिसको याद रख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, अगर पूछे कि एक जब लोग देखते हैं पीएच लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है, सो उस वह जो है से साल्ट पर क्या इफेक्ट डालेगा? जो साल्ट उस पर क्या इफेक्ट डालेगा? तो साल्ट को जो है से क्या बताएगा? उदासीन है ना, क्या है? साल्ट एक उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना बताएगा? उसका पीएच मान 7 बताएगा, जो कि एक प्योर वाटर का आपको पता होगा, प्योर जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है ना। आप तो कितना बार पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ व्हाइट टर्माइट? व्हाइट टर्माइट जो है से आप जो है से इसको किस नाम से जानते हैं? वास्प यानी कि ततैया, हाउस फ्लाई मक्खी होता है, टर्माइट दीमक, या फिर मॉस्किटो? व्हाइट टर्माइट बोला है ना, व्हाइट टर्माइट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, तभी सोचा कि आंसर कैसे आ गया। व्हाइट एंट लिखना चाहिए था, अब तो क्वेश्चन का आंसर ही पता चल गया, सॉरी फॉर दैट। इसको क्या बोला जाता है? इसको व्हाइट एंट के नाम से जानते हैं आप लोग, टर्माइट देखे हैं, दीमक देखे हैं, दीमक जो देखे होंगे, जो लकड़ी वगैरह में लगता है, ओके, उसको खा जाता है, पूरा लकड़ी वगैरह खाते रहता है, टर्माइट। तो इसको याद रख लीजिएगा। और इसको कहा जाता है कि ये जो होता है इसका क्लोज जो फैमिली होता है टर्माइट का, दीमक का, वो शायद कॉकरोच होता है ना। क्या होता है? कॉकरोच। इसको थोड़ा सा डेटा को देखेंगे ना, कॉकरोच ही होता है और कुछ होता है। टर्माइट का क्लोज फैमिली कौन आता है? कॉकरोच ही होगा। इसके बारे में श्योर नहीं हो ना कि इसका जो क्लोज फैमिली है टर्माइट का, वह कॉकरोच है या कोई और है। अगर कमेंट बॉक्स थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और इसको डाल दूंगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। टर्माइट जो है इसका क्लोज फैमिली जो है से कॉकरोच है या कोई और है, माइंड में तो अभी सच चढ़ नहीं रहा है, कॉकरोच आ रहा था कुछ। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया टर्माइट। तो ये जो है इसको व्हाइट जो है से एंट के नाम से जानते हैं। रेड एंट जो होता है, इससे क्वेश्चन बन चुका है ना, व्हाइट एंट अलग होता है, याद रखिएगा। व्हाइट एंट और रेड एंट कभी क्वेश्चन आ चुका है कि रेड एंट में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, HCOOH, जिसको आप लोग मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। रेड एंट हो या मधुमक्खी का डंक हो, क्या हो? मधुमक्खी का डंक हो, सब में आपको क्या पाया जाता है? वह जो है आपका मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आंसर इज टर्माइट। कॉकरोच है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सब चीज़ याद रखना मुश्किल होता है, कभी भूल भी जाता है। क्वेश्चन 13 आता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ 8 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अमॉन्ग दिस एलिमेंट्स? बोला जा रहा है कि भू प्रॉपर्टी का 98% भाग जो है 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स पता होता है ना, एलिमेंट्स क्या होता है? जो प्योर सब्सटेंस को आप लोग बोलते हैं एलिमेंट।
तो क्या होता है कि उनमें से 8 ऐसे एलिमेंट है जो कि 98% जो है उसका मास को कवर करते हैं भूप्रपट्टी के क्रस्ट को, ठीक है। अर्थ के बारे में बात नहीं है, आप लोगों को अर्थ क्रस्ट के बारे में किया जा रहा है। तो वह 8 में जो है से कौन नहीं आता है आपको बताना है, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन या फिर कैल्शियम। इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए कार्बन। देखिए आप लोग भूप्रपट्टी में जाइएगा तो भूप्रपट्टी में 8 एलिमेंट जो है से मोस्टली एबंडेंट है, यानी कि 98% मास कवर करता है अर्थ का क्रस्ट का, यानी कि सबसे ऊपरी जो सतह होता है। वह एलिमेंट है आपके सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन आता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो इसको याद लिखिएगा, सब ऑर्डर वाइज है। सबसे पहले देखिए यही पाया जाता है एलिमेंट, सबसे सेकेंड स्थान पे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अर्थ का, ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सबसे जो अधिक जो मेटल है कौन पाया जाता है, तो आपका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। होगा कि नहीं? आंसर तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन मेटल थोड़ी है, ये तो मेटल वाइड है भाई। ये क्या है? मेटल वाइड है, इसको गलत करके मत आइएगा, समझे? चलिए आंसर कार्बन हो गया। आंसर हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी जो है अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, सेकंड पे आयरन, थर्ड पे कैल्शियम है। तो इसको याद रख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, बन चुका है पास्ट में ना। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, आयरन सेकंड पे और कैल्शियम थर्ड पे। सबसे ज़्यादा आप लोग देखने हो गया सारा चीज़, आंसर हो गया कार्बन। ओके, बाकी जो कार्बन है ना 98 देख लिए 2% वगैरह हम देखिएगा अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि कार्बन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह आता है, तो उससे 2% में कार्बन ऐसे आता है। बाकी थोड़ा सा याद रखिए, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज देखिएगा अर्थ क्रस्ट में वह 46% है। क्या है? 46%, भूलिएगा नहीं, यही 46% है। लगभग 47 होता है तो 46 बता रहा हूँ, 46.6 होता है ना अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग 46 या बोल सकते हैं 46 के आसपास। तो इतना ही होता है जितना कि यूरिया में, कितने इसमें यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46% ना। तो इसको याद रखिएगा। यूरिया का फार्मूला भी लिख लीजिए, NH2CONH2। यह फर्स्ट कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया था, यूरिया ही। समझ गए? तो ट्रिक भी बता दिया, भूलिएगा नहीं, जितना यूरिया में नाइट्रोजन उतना ही भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अर्थ वगैरह के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। 3 यहाँ पे देखने को मिलता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपका क्रस्ट होता है, उसके बाद आपका मेंटल आता है सेकंड, उसके बाद कोर होता है ना। चलिए, कोर वगैरह तो पूरा पिघला हुआ रहता है। ओके, क्या होता है? पिघला हुआ पूरा आयरन वगैरह देखिएगा मोल्टन स्टेट में पूरा पाया जाता है। ओके, पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6500 किलोमीटर है। कितना है? अर्थ का जो रेडियस है 6500 किलोमीटर है, इसको याद रख लीजिएगा, अर्थ का रेडियस ना। चलिए, और अर्थ का रेडियस सबसे पहले जो मापे थे उनका नाम था इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज, जिनको आप लोग फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इरेटोस्थनीज। आंसर हो गया आपका कार्बन। सिलिकॉन कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिलिकॉन एक मेटल वाइड है ना, उपधातु जिसको आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द सुगर ईटिंग फंगस। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो लोकप्रिय रसोई घर का सामग्री है जिसको सुगर ईटिंग फंगस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कि सुगर ईटिंग फंगस, यानी कि इसको आप लोग फंगस कह सकते हैं, यानी कि सुगर खाने वाला फंगस। बेकिंग पाउडर, केचप, केचप मतलब चटनी होता है, या फिर विनेगर, या फिर ईस्ट, क्या होता है? खमीर होता है हिंदी इसका। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ईस्ट। थोड़ा सा आपको याद होगा, बहुत सारा आप लोग इथेनॉल वगैरह का नाम सुने होंगे, अभी चल रहा है कि बायो ईंधन बनाना है, ठीक है। तो बायो ईंधन कैसे बनेगा? तो उसमें जो देखते होंगे शुगर वगैरह, जो कि चीनी वगैरह से निकलता है, शुगर वगैरह, शुगर केन वगैरह, तो जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है ना, उसको सड़ाया जाएगा और उससे एनर्जी जनरेट होगा। तो ऐसे किसानों को लाभ होगा। 2022 से आप लोग डबल कर रहे हैं किसानों का इनकम। तो शुगर वगैरह से बनेगा, तो यह उसमें काम जो करता है ना, फंगस, ठीक है, एक तरह का फंगस है, भी याद रखिएगा, पूछते हैं कभी कभी, तो वह ईस्ट ही होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। बात समझ में आ गया? तो इसको शुगर ईटिंग फंगस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है देख लीजिए। बेकिंग पाउडर जो होता है, से देखिए, आप लोग बेकिंग सोडा का तो नाम सुने होंगे, बेकिंग सोडा का नाम सुने हैं, NaHCO3, जिसको आप लोग ईटिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा के साथ कोई एक मतलब एक माइल्ड एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। 10th क्लास का बुक जाइएगा तो उसमें माइल्ड एसिड मिलाया जाता है, जैसे कि आप लोग टार्टरिक एसिड मिला दिए। माइल्ड मतलब होता है थोड़ा सा हल्का एसिड टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। तो टार्टरिक एसिड आप लोग मिला दीजिए, जो कि इमली में पाया जाता है, तो यह बेकिंग पाउडर आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। इसका आप लोग यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, जो आप लोग केक वगैरह होता है ना, उसको थोड़ा सा स्पंजी टाइप का बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी पूछा जाता है आपसे कि बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, याद रख लीजिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए यूज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो चाहे NH सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, बेकिंग सोडा,
इसका यूज भी आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। एक और गैस है जिसका नाम है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको भी आग बुझाने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, टेंशन तो नहीं हो रहा है ना। सिरका क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर देता है, इरेज करता हूँ। सिरका होता है 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ, सिरका है ना एसिटिक एसिड, तो CH3COOH, तो एसिटिक एसिड का 5 से 8% तक सोल्यूशन को आप लोग सिरका के नाम से जानते हैं। आंसर आपका खमीर हो गया। आगे स्लाइड में कुछ है और, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है, देख लीजिए ध्यान से। साइटोप्लाज्म में यह रिएक्शन होता है जिसमें पायरुवेट में टूटता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। यहाँ से 3 काम होता है, इसको आप लोग ऑक्सीजन दीजिए, ठीक है, पूरे तरह से, थोड़ा कम दीजिए और मत दीजिए, ठीक है, तो अलग अलग केस में अलग अलग इफेक्ट को शो करेगा। वह क्या है देखिए। सबसे पहले ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर काम कीजिएगा, ईस्ट में ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट, वही ईस्ट है जो खमीर है, जिसको आप लोग शुगर ईटिंग बोले थे ना, शुगर ईटिंग आप लोग फंगस बोले थे, वही ईस्ट है। तो उसमें क्या होगा, तो वही इथेनॉल बन जाएगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी देगा। तो यही इथेनॉल का आप लोग यूज करेंगे ना, किसमें, आप लोग इथेनॉल को यूज करेंगे एनर्जी को जनरेट करने के लिए। यही दारू है आप लोग जो पीते हैं, ठीक है, CH3CH2OH, इसी को कॉमन अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत सारा कॉफ सिरप वगैरह में पाया जाता है। तो यही रहे, अगर प्योर इथेनॉल रहेगा ना तो बाइक में पेट्रोल वगैरह की जगह पे इसको डाल सकते हैं, आराम से चलने लगेगा। समझ गए, तो ये सारा आपका हो गया। दूसरी बात क्या है, समझ गए ना ये सारा चीज, तो एब्सेंस हो यानी कि ऑक्सीजन देना ही नहीं है, तो बंद कमरे में इसको काम करना है। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब एकदम थोड़ा सा कमरे का खिड़की खोल देना है, ठीक है, कमरा का खिड़की खोल देना, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आने देना है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जो कहाँ होता है रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह ईस्ट में रिएक्शन होता है, यह हम लोग का मसल सेल्स में रिएक्शन होता है। क्या होता है, मसल सेल्स में। तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, यही लैक्टिक एसिड होता है, आपका मसल्स को थका देता है। आपको समझ आ रहा है ना, यही मसल को थका जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग दौड़ते हैं ना, तो उसमें बॉडी में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत हद तक बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आपका उस समय ब्रीदिंग रेट वगैरह लगभग 25 से 30 पहुंच जाता है। नॉर्मल टाइम आप लोग 10 से 15 बार करते हैं लगभग, उसमें 25 से 30 टाइम आप लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो या तो हैवी हो जाता है, तो उस केस में आपका बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है और उसी समय जो है आपका जो है बॉडी थक जाता है, ठीक है। और यही लैक्टिक एसिड गठिया वगैरह होता है, बीमारी वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, तो उसमें यही लैक्टिक एसिड चलते होता है। पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पूरा खिड़की दरवाजा पूरा खोल देना है, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह सारा ऑन कर देना है, खोल देना है, तो उसमें पूरा हवा आ रहा है, तो वह होगा माइटोकॉन्ड्रियम रिएक्शन। अब जब पूरा मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यही तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़े थे आप लोग, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको आप लोग कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पका दिए होंगे नहीं आज बताकर थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। आप लोग पता है एक मतलब मंजिल होता है ना, आसान तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत चीज़ लाइफ में करना पड़ता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके मंजिल मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल नहीं पढ़ाऊँ, ताकि अगर आप लोग देखिए आजकल जो है ना बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारा जगह पे, तो आप लोग यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कम समय में जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया जाए, लेकिन कम समय तो मैं लिया नहीं हूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हो कि थोड़ा सा अच्छा चीज़ करने में समय लगता है। वीडियो का फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है, कितना मेहनत करते हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं, बताइए इतना आसान रहता है रहा। चलिए, सब पर्सनल बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेलाटोनिन इन कोट्स प्रोटीन इन सेल्स टू प्रिवेंट इंट्री। यह क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड है। क्या है, कोविड-19 से रिलेटेड है। तो बोला जा रहा है कि मेलाटोनिन क्या है, एक मेलाटोनिन जो है क्या करता है, इनकोड्स करता है प्रोटीन को, एक प्रोटीन को इनकोड करता है, जो कि क्या करता है, सेल में प्रिवेंट करता है किसका एंट्री को, वायरस को, प्रोटोजोआ को, जीवाणु को या फिर फंगस को। कैसे होना चाहिए, तो देखिए जो मेलाटोनिन जो है, एक मेलाटोनिन जो क्या है, यहाँ से एक तरह का देखने को मिलता है, या हार्मोन टाइप से, यह जो है पीनियल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो कि क्या होता है, ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड। यही ग्लैंड है जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड बताया था आपको, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड 0.5 ग्राम मटर के दाने जैसा। तो क्या हो गया, ये वायरस के जो है ना, वायरस के आपको बॉडी में जो प्रवेश होता है उसको रोक देता है। यही मेलाटोनिन आप लोग को हार्मोन है। बस समझ में आ गया, तो समझ लीजिएगा इसको, ओके। तो यही वायरस वगैरह होता है। तो यही कोविड-19 के टाइम में आया था, को बोला जा रहा था कि मेलाटोनिन हार्मोन अगर रहेगा तो कोविड-19 से आप लोग इफेक्ट से बच सकते हैं, ठीक है, कोविड-19।
आंसर हो गया वायरस। ठीक है, कोविड-19 का वायरस वगैरह का तो नाम आप लोगों को पता होगा ना, बता दूं। देखिए कोविड-19 होता है, इसका वायरस का नाम है सार्स कोव 2। क्या है? सार्स कोव 2। अब कोव 2 क्यों है वायरस का नाम? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ना। अभी कोविड-92 क्योंकि पहले भी आ चुका था, इसीलिए यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया है। तो सार्स कोव 2 हो गया, और इसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है ना। RT-PCR टेस्ट किया जाता है कोविड-19 को पता करने के लिए। जैसे आपको पता होगा ना, एड्स वगैरह के लिए आप लोग एलिसा टेस्ट करते हैं, और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, उसी तरह से कोरोना वायरस को पता करने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR एंड दिस डिजीज, यानी कि कोविड-19 अफेक्ट्स लंग्स। पता है ना, जो टीबी वगैरह होता है लंग्स को अफेक्ट करता है, उसी तरह से ये भी आपको लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए तो नाक ढकने की बात किया जाता है। ठीक है, कि नाक ढक लीजिए। ठीक है, तो यही सारे कुछ आज क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगता है आप लोग फीडबैक जरूर दें। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें, शर्माएं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोर्स वगैरह जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ना, ज़्यादा लेट करके कोई फायदा नहीं है, एग्जाम जल्दी होने वाला है। मटेरियल बहुत अच्छे लेवल का है, पर भरोसा रखिए। ठीक है, जाके ज्वाइन करके आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।